exerted by the vapor is known as vapor pressure. प्लीज ऐसा नहीं होता है, तो अगर आप दिमाग से बिल्कुल बात निकाल दीजिएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। प्लीज ऐसा नहीं है, तो सो डोंट गो इन द नेम पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, राइट। मैं अगर आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, लेट सपोज स्टूडेंट हमारे पास कोई क्लोज्ड बीकर है, क्या है, कोई क्लोज्ड वेसल है, ठीक है ना, और हमने थोड़ा सा इसमें वाटर हमने ले लिया है, इसके अंदर वी हैव टेकन सम वाटर इनटू इट इन द क्लोज्ड वेसल। अब मुझे बताओ, जब मैंने इसमें वाटर लिया है, ठीक है ना, तो क्या इवेपोरेशन होगा? जैसे ही हमने इसमें वाटर लिया, डज इवेपोरेशन टेक्स प्लेस? डज इवेपोरेशन टेक्स प्लेस? एनीवन? यस यस यस। क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, ठीक है ना। मुझे बताएं, ठीक है ना, राइट, हाँ एग्जैक्टली। मुझे ये बताएं, अगर यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री है या 50 डिग्री है, कि दोनों पे होगा कि सिर्फ 50 डिग्री पे होगा? एट ऑल टेम्परेचर, वेरी गुड। तो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। तो जैसे ही हमने क्या करा, कुछ लिक्विड लिया है, ध्यान से समझेगा, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, लिसन इट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड दिस विल हेल्प यू इन द क्लास 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बोला है आपको, क्लास 12 में जो सॉल्यूशन चैप्टर है, द होल चैप्टर डिपेंड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट ना। और आगे भी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इसी साल, इक्विलिब्रियम, वहां भी ये कॉन्सेप्ट आएगा वेपर प्रेशर का, तो आपको ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो क्या होगा, जैसे ही हमने लिया तो इवेपोरेशन शुरू हो गया। क्या हो गया? इवेपोरेशन शुरू हो गया। मैं यहाँ पे आर ई लिख रहा हूँ, आर ई मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? आर ई। तो इवेपोरेशन शुरू हो गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ डॉट 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 कुछ वेपर्स दिखाई देने लगेंगे, विल सी सम वेपर्स, राइट। अब देखिए क्या होगा, तो अगर मैं ऐसे कहता हूं, एट टाइम टी इक्वल टू 0, मतलब जब हमने इसमें लिक्विड लिया, ठीक है ना, तो तुरंत ही क्या शुरू हो गया? रेट ऑफ इवेपोरेशन शुरू हो गया, ठीक है ना। टाइम टी इक्वल टू 0, जस्ट हमने लिया है, राइट, अभी लिया है और तुरंत लेते ही क्या शुरू हो गया? इवेपोरेशन शुरू हो गया उसमें, बिकॉज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, इट टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, थोड़ी देर बाद क्या शुरू होगा, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे वेपर्स इकट्ठा होने लगेंगे ऊपर, जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे बहुत सारे वेपर्स इकट्ठा होने लगेंगे, राइट, गैदरिंग हो जाएगी। अब होगा क्या, इतने सारे वेपर्स यहाँ पे जब इकट्ठा होने लगेंगे, गैदरिंग हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे, कोलिजन होगा इनका। अब कोलिजन की वजह से क्या होगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, ये लूज कर देंगे, और काइनेटिक एनर्जी लूज करने के बाद ये क्या करना शुरू करेंगे, इनका क्या होगा, क्या हो जाएगा शुरू, जब ये काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, देन दे विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। क्या हो जाएगा? दे विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, ये नीचे सेटल होने लग जाएंगे, राइट। दो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे, ठीक है ना, तो काइनेटिक की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बिगर मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन शुरू हो जाएंगे। तो अब मुझे आप बता सकते हो, जब ये नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, इसको हम क्या कह सकते हैं, व्हाट वी विल कॉल इट, दिस फिनोमिना, व्हाट विल कॉल इट, दिस फिनोमिना। क्या इस फिनोमिना को क्या कहेंगे हम? एनीवन? कंडेंसेशन, एक्जैक्टली रोहन, वेरी गुड। हाँ रोहन, क्या कहेंगे हम इसको? कंडेंसेशन कहेंगे, व्हाट विल कॉल इट, कंडेंसेशन, ठीक है, राइट, वेरी गुड। हाँ तो अब देख सकते हैं आप, ये लिक्विड टू वेपर जा रहा है, तब ये इवेपोरेशन हो गया, अब वेपर टू लिक्विड आ रहा है, तो ये क्या, कंडेंसेशन। तो इसको हम आरसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आरसी, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो एट टाइम, एनी टी टाइम पे, किसी भी टी टाइम पे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बाद ही कभी भी सिचुएशन आ सकती है, ठीक है ना, एट एनी टाइम। तो मैं यहाँ एनी टाइम टी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या, मुझे बताओ, जब कंडेंसेशन शुरू होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि सेम रहेगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके ओके, एक्सेप्ट रवि, एनीबडी एल्स? कम हो जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम, या हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट रहेगा। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, हैव यू हर्ड इन क्लास 10th, क्लास 9th, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन? यस। क्या हमने यहाँ पे टेम्परेचर चेंज किया? विल हैव चेंजेस द टेम्परेचर? नो।
क्या हमने यहाँ सरफेस एरिया चेंज किया? नो। क्या हमने यहाँ पे लिक्विड चेंज किया? नो। तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होना चाहिए था? चेंज होना चाहिए था कि सेम रहना चाहिए था? सेम रहना चाहिए था। ठीक है। विंड की स्पीड भैया क्लोज्ड वेसल है, क्या है? क्लोज्ड वेसल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज्ड वेसल है, तो विंड की स्पीड भी क्या है? कोई मैटर नहीं करती यहाँ पे विंड की स्पीड। सो दिस मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। बट जो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन स्टार्टिंग में क्या रहा होगा? 0। और धीरे 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 रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा? इंक्रीज करना शुरू करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करना शुरू करेगा। ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ, अब टाइम एनी टी टाइम, फिर टाइम टी पे बोल रहे हैं हम। ठीक है ना। एक टाइम सिचुएशन ऐसा आएगा, स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, एक टाइम ऐसी सिचुएशन आएगी जब जब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक टाइम ऐसी सिचुएशन आएगी जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। मतलब जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहे थे, उतने ही मॉलिक्यूल वेपर से किस में आएंगे? लिक्विड में आएंगे। ठीक है ना। क्या आप मुझे बता सकते हो ये हमें कब पता चलेगा ये सिचुएशन आ चुकी है? When we will able to know it that this situation has been arrived? Can anybody guess it? Let's see. कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए। नहीं, नहीं। हाँ, केशव कैसे? वॉल्यूम से कैसे? केशव नरवाल, वॉल्यूम से कैसे बेटा? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट केशव, एक्सीलेंट केशव। केशव ने बिल्कुल सही बोला है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम नहीं, हम क्या कहें? लेवल। ये जो लेवल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। हाफ नहीं होगा बच्चों, डोंट। ऐसा नहीं है कि हाफ हो जाए तब होगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हाफ होगा तब ये होगा। नहीं होगा। क्या? देखिए हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, ये है या ये सिचुएशन है। देखिए हाँ, ये यहाँ पे लेवल था। ठीक है ना, राइट। अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद जब इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा तो लेवल डिक्रीज करेगा, तो थोड़ा लेवल कम हो गया। अब क्या होगा? अगर जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर्स में जा रहे हैं, उतने ही वेपर से लिक्विड में जा रहे हैं, तो ये लेवल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये ग्लास बीकर होता, और अगर ये ग्लास बीकर होता, और अगर हम मेजर करते या देखते हैं कि जब ये लेवल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा लिक्विड का लेवल, सो हम कहेंगे ये सिचुएशन आ चुकी है when रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्या है? कंडेंसेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ठीक है। हाँ, एक्सीलेंट महक। इसको क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसके बीच में महक? इक्विलिब्रियम किसके बीच में बेटा? लिक्विड और किसके बीच में? वेपर्स के बीच में क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लिक्विड और वेपर्स के बीच में। तो ऐसे दिखाते हैं इसको, ये लिक्विड और ये वेपर, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे एरो से। इस एरो का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। सो देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। अब वेपर प्रेशर क्या है, राइट? अब देखिए यहां, तो वो, अरे यार बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। अभी मैंने टेम्परेचर की बात नहीं करी है, डोंट गो इनटू इट। ठीक है ना, मैंने नहीं बोला, मैंने टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं बोला है। ठीक है ना, आप कहीं भी इसको रख दो, हिमालय में रख दो, या सी ओशन पे रख दो, कहीं भी रख दो, ये फिनोमिना होगा ही होगा, चाहे वो टेम्परेचर कोई सा भी हो। और मैंने अभी ये नहीं बोला है टेम्परेचर चेंज करना है या नहीं चेंज करना है। चेंज करने पे क्या होगा? ठीक है ना। रुद्र प्लीज, हाँ, कंसेंट्रेट ऑन द टॉपिक विच आई एम टीचिंग इट, राइट? आपके दिमाग में चल रहा है आस्क मी आफ्टर सम टाइम। ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, तो अब क्या होगा जब ये लेवल कांस्टेंट हो जाए? लेवल कांस्टेंट का मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाए? रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए। ठीक है ना, राइट। तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ वेपर्स होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? ये वेपर्स कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे। क्या एग्जर्ट कर रहे होंगे? प्रेशर, क्योंकि वेपर इज लाइक अ गैस। ठीक है ना।
तो उस टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, उस टाइम पे जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो, या हम कहें लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ वेपर हो, तो उस टाइम के प्रेशर, अगर हम यहाँ पे प्रेशर गेज लगा दें, क्या लगा दें, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज वही गेज होता है जो पंचर वाले के पास होता है, या जो हवा डालता है उसके पास होता है। तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर गेज लगा दें, ठीक है ना, तो ये जो प्रेशर गेज जो रीडिंग देगा, कब रीडिंग, कौन सी रीडिंग लेनी है आपको, व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए, या कहें कि लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर हो, या हम कहें लेवल क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उस टाइम का जो प्रेशर ये शो करेगा प्रेशर गेज, उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द प्रेशर exerted by the vapors when rate of evaporation is equal to rate of condensation is known as vapor pressure. So simply अगर आप ये कहेंगे कि the pressure exerted by the vapor is known as vapor pressure, this is a wrong statement. The correct statement is the pressure exerted by the vapors when liquid is in equilibrium with vapor or rate of evaporation is equal to rate of condensation is known as vapor pressure. अब मुझे बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ऑनेस्टली बताइए, क्लियर है बेटा ये? ठीक है, राइट। चलिए मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते कौन बताता है, राइट। लेट्स सपोज स्टूडेंट, ये क्या है, ये वेसल है, ठीक है, ये वेसल है और इसमें वेपर्स हैं, क्या है, सिर्फ इसमें वेपर्स हैं, इसमें वेपर्स हैं, और इसका जो प्रेशर है, लेट्स सपोज ये जो प्रेशर दिखा रहा है वो 240 mm दिखा रहा है, कितना दिखा रहा, 240 mm। तो मुझे बताइए 240 mm क्या वेपर प्रेशर है, क्या इस 240 mm को वेपर प्रेशर कहेंगे, यस या नो? नो। क्यों नो, वाई नो, वाई नो? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिक्विड नहीं है, देर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर्स एंड लिक्विड। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है। एक्सीलेंट बच्चों, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, ठीक है। सो इफ यू एबल टू सी इट बच्चों, ये ग्राफ अगर आपको ये देख रहा है, ठीक है, ये क्लोज्ड वेसल है, ये पी वेपर है, ठीक है ना, ये जो डाउनवर्ड आ रहा है ये कंडेंसेशन है, ये जो अपवर्ड जा रहा है ये इवेपोरेशन है, ठीक है ना। सो इवैक्यूएटेड कंटेनर मतलब खाली कंटेनर होना चाहिए, इवैक्यूएटेड कंटेनर कंटेनिंग सम लिक्विड। तो हमारे पास खाली कंटेनर था जिसमें हमने कुछ वाटर ले लिया था। अब क्या है, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे रहेगा, एंड इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज आल्सो रिमेन कांस्टेंट। तो आर ई जो रहेगा वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू राइट इट, यू कैन राइट इट डाउन साइड बाय साइड बेटा, हाँ, ठीक है। सो एट टाइम t इक्वल टू 0 ओनली लिक्विड, सिर्फ क्या था, जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो सिर्फ हमारे पास लिक्विड था, और उस समय क्या हो रहा था, रेट ऑफ, तो क्या हुआ, लिक्विड और वेपर दोनों दिखने लगे हमें, कुछ लिक्विड दिखने लगा, कुछ वेपर दिखने लगा, ठीक है ना। तो आर रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कांस्टेंट है, और आर सी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज कर रहा है। एट टाइम टी इक्विलिब्रियम लिक्विड और वेपर दोनों है, बट क्या होगा, इक्विलिब्रियम टाइम उसको बोल रहे हैं जब रेट ऑफ इज इक्वल टू क्या हो जाए, रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए। सो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना, राइट। क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें, when liquid, please you can write it down side by side, when liquid is in equilibrium with vapors, और आर ई इक्वल टू क्या है, आर सी हो जाए, क्या हो जाए, आर ई इक्वल टू आर सी हो जाए। सो द डेफिनेशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड at any particular temperature when liquid is in equilibrium is known as vapor pressure। प्लीज हाँ नोट करिए आप, हाँ स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन, ये प्लीज हाँ ये मत भूलना।
क्लियर है? सो क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, व्हेन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर, और आर ई इक्वल टू क्या हो जाए, आर सी, दैट इज रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन हो जाए। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है आपको? करेक्ट है ना? राइट, ठीक है, राइट। चल भी मूव फॉरवर्ड बेटा, आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, अपना कैमरा ऑफ रखिएगा बेटा, हाँ ठीक है। अब देखिए, हाँ ये ग्राफ है बेटा, हाँ ये ग्राफ है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। ये रेट है, इधर टाइम है। अगर आप देखिए जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये है इवेपोरेशन की लाइन, क्योंकि ये रेट ऑफ इवेपोरेशन थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है ना, रेट ऑफ कंडीशन इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जिसको हमने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम टाइम, TEQ, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस टाइम के जो प्रेशर होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर, ठीक है। सो द वेपर प्रेशर इज मेजर्ड ऑलवेज, इंपॉर्टेंट है ये, वेपर प्रेशर हमेशा मेजर्ड होगा स्टूडेंट, क्या, ठीक है, राइट। यू कैन आस्क मी आफ्टर द क्लास, ठीक है। वेपर प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड इन अ क्लोज कंटेनर। अगर क्लोज कंटेनर नहीं होगा तो हम वेपर प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते। तो पहली बात है, वेपर प्रेशर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज कंटेनर। प्लस वेपर प्रेशर में क्या है, वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, जब आप अगले साल जाएंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, वो बोलेगा कि मैं सरफेस एरिया अगर इंक्रीज कर दूं तो क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़े, सॉरी वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? आंसर है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, वेपर प्रेशर इज ओनली एंड ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, राइट, नहीं, इक्विलिब्रियम आने के बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम आने के बाद रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट आफ्टर दिस टाइम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन, ठीक है ना, राइट। किसी भी सब्सटेंस की जो मोस्ट स्टेबल कंडीशन होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम। उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो मुझे बताओ, हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी? अगर मैं अगर हम अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? हाँ, डेथ टाइम। डेथ टाइम क्या, डेथ के डेथ टाइम पे, एक्सलेंट, राइट। उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, वो हमारा इक्विलिब्रियम टाइम है। अभी हम सब क्या है, अभी हम सब कहाँ पे हैं, अनस्टेबल हैं। हम सब क्या है, अनस्टेबल है। हमारी सबकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी है, ठीक है ना। इसीलिए हम किधर को जा रहे हैं, हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, हम लोग किधर से किधर ट्रेवल कर रहे हैं। आप समझिए, ऐसे टाइम का ग्राफ है ये, हम ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, और ये आ गया इक्विलिब्रियम टाइम। तो ये ऐसे ही है ये। सो वी, हाँ, ठीक है ना। तो हम सब अनस्टेबल हैं, और स्टेबिलिटी हमें कब मिलती है, डेथ बेड पे। कब मिलती है, डेथ बेड पे हमें स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होता, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो पहली बात क्या बताया था मैंने, कि ये क्लोज कंटेनर में होगा। वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या है, कंडीशन किसकी है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे, टेम्परेचर पे, ठीक है ना। और ये भी लास्ट पॉइंट है, वेपर प्रेशर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। प्लीज इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बोला अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो प्रेस को वेपर प्रेशर हम नहीं कहेंगे। द प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड व्हेन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर, हमेशा, ठीक है। इसका आंसर आपने भी दिया था। अच्छा, मुझे बताएं बच्चों, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? टेल मी व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, एनीवन? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? कोई बता सकता है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, एनीवन? अरे, डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आई एम आस्किंग द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब मत ये मत बोलना कि जब टेम्परेचर वो जिस पे वाटर बॉईल होना शुरू हो जाता है या कोई लिक्विड बॉईल होता है, दैट इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन,
ठीक है ना। अब आप बड़ी क्लास में है, दिस इज द डेफिनेशन इन द स्मॉलर क्लासेस। नहीं, एनीवन नहीं, किसी को भी नहीं पता बेटा। हाँ ठीक है, व्हाट इज बॉइलिंग, ठीक है ना। एक्सीलेंट, सौम्य ने बिल्कुल सही बोला। द टेम्परेचर एट विच, एक्सीलेंट सौम्य, ठीक है ना। द टेम्परेचर एट विच, प्लीज लिसन इट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure, when vapor pressure equals to atmospheric pressure या surrounding pressure, ठीक है, is known as boiling point, is known as boiling point। तो अगर मैं ये ओपन कंटेनर कर दूं, मुझे बताओ, अगर मैं ये ओपन कंटेनर कर देता हूं तो ये वेपर, ये जो वेपर, अगर वेपर है तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, तब लिक्विड बॉयल करना शुरू करेगा। तब बॉइलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन, बॉइलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम, प्लीज हाँ याद रखेंगे, बॉइलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन, ठीक है। तो वो क्या होगा, 760 mm, कितना हो जाए 760 mm या 180 m, ठीक है। सो द बॉइलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो एट 180 m, अगर प्रेशर कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर हम कितना लेते हैं, 180 m लेते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट को हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 180 m, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एनबीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन प्रेशर इज 1 बार, जब प्रेशर कितना होता है 1 बार, देन इट इज नोन एज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, एसबीपी। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 180 m, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 बार, देन इट इज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब 1 बार और 180 m थोड़े में थोड़ा बहुत फर्क होता है, बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है, ठीक है ना, राइट। 1 बार क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है किससे, 180 m से। हाँ एक्सीलेंट शांतनु, ठीक है ना, एक्सीलेंट बेटा, ठीक है। 1 बार इज 1.01 एटमॉस्फेयर, कितना होता है, 1.01 एटमॉस्फेयर। सो क्या होगा, जो एसबीपी होगा वो क्या होता है, स्लाइटली लेस देन एनबीपी होता है, बिकॉज 1 बार प्रेशर इज स्लाइटली लेस देन 180 m प्रेशर। तो याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, ठीक है ना, जो आप 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो क्या है, एसबीपी है या एनबीपी है, एनीवन, वो एनबीपी है कि एसबीपी है एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो एनबीपी है। क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, एनबीपी, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज वहां पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 180 m होता है। तो मुझे बताओ एसबीपी क्या होगा, 100 से ग्रेटर या 100 से लेस। सो एसबीपी क्या होगा, 100 से ग्रेटर या 100 से लेस, 100 से लेस, नॉट मोर। अभी तो लिखा है यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, राइट। एसबीपी स्लाइटली लेस देन एनबीपी, बिकॉज क्या होता है, 1 बार इज लेस देन एट 180 m, ठीक है। सो क्या होगा, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस एंड एसबीपी स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है 99.6 डिग्री सेल्सियस। प्लीज रिमेंबर इट, याद रखना है इसको, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर हम, ठीक है ना, मुझे बताओ, एक ये यहाँ पे एक सी लेवल है और एक ये माउंटेन है, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे एक वाटर है, कहाँ पे वाटर जल्दी बॉइल होगा, एट द हाइट या एट द सी लेवल, एट द माउंटेन या एट द सी लेवल, कहाँ पे जल्दी वो होगा, बॉइल होगा। अरे हाइट पे, ठीक है, आप लोग तो बिल्कुल ही लॉजिक नहीं लगाते हो, हाँ ठीक है, राइट। जब आप हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, मुझे बताओ। जब हाइट पे जाते हैं, जब आप हाइट पे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कितना है, 720 है, कितना है, 720 mm है। और यहाँ पे लेट्स सपोज कितना है, यहाँ पे कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 760 mm होगा। अब मुझे बताओ, अगर आप हीट करोगे इसको तो पहला क्या होगा, पहले ये रीच करेगा कि पहले ये आएगा, कौन जल्दी अचीव होगा, 720 अचीव होगा कि 760 अचीव होगा, विच विल अचीव फास्टर, पहले कौन अचीव होगा। अबे यार अंश, हद हो गई, ठीक है ना। तुम अगर इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, वो बॉइल करोगे, तो पहले सबसे पहले 720 आएगा कि सीधे 760 आएगा,
सब पहले क्या आएगा, 720 आएगा। ठीक है, तो वाटर क्या करता है, इजीली बॉईल होता है, कहाँ पे, इजी बॉईल होता है, या हम कहें इट बॉइल्स। तो मुझे बताओ यहाँ पे टीबी है और यहाँ पे टीबी है, ये TB1 और TB2। ठीक है, मुझे बताओ कौन सा ग्रेटर है, TB1 ग्रेटर होगा कि TB2 ग्रेटर होगा, कौन ग्रेटर होगा, TB2 ग्रेटर देन क्या होगा, TB1 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसको अभी मैंने क्या बताया था, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो अगर आपको वेपर प्रेशर 760 करना है तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो TB2 होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, TB1 होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। जब आप हाइट पे रहते हैं, माउंटेन पे रहते हैं, तो वहां पे बॉइलिंग जल्दी होती है, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है जब, कि अगर हमारे पास क्या है, इसीलिए जो माउंटेन होता है। अब मुझे बताओ, अगर आपको आपको अगर अगर राजमा बनाना है, क्या बनाना है, राजमा बनाना है, कुक करना है, ठीक है ना, राइट। तो राजमा कुक जल्दी कहाँ होगा, यहाँ पे कि यहाँ पे, देखते हैं कौन बताता है। ऊपर माउंटेन पे, ऐसा नहीं है, नीचे नीचे सी लेवल पे जल्दी बनता है। ठीक है, राइट, प्लीज हाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए बच्चों। ठीक है, राइट, इसकी बहुत कमी है आप लोगों में। ठीक है, देखिए क्या होता है, राइट, मुझे बताओ प्रेशर कुकर, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रेशर कुकर, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रेशर कुकर, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर का क्या यूज होता है, टू इंक्रीज द प्रेशर, नहीं, नहीं, टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कहीं के लिए यूज करते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सपोज ये जो राजमा है, वो लेट्स सपोज वो राजमा जो है, ठीक है ना, वो 120 डिग्री पे पकता है, कितना टेम्परेचर पकता है, 120 डिग्री पे। मुझे बताओ अगर ये ओपन कंटेनर होगा, प्लीज हाँ ध्यान से सुनेंगे, अगर ये ओपन कंटेनर होगा और इसमें आपने राजमा डाल दिया, तो मुझे बताओ क्या ये कभी पकेगा, कभी कभी वो होगा, रिप होगा। अगर क्या हो रहा है, ये 120 डिग्री पे पक रहा है राजमा, तो अगर ये आपने ओपन कंटेनर है और आपने राजमा डाल दिया, तो ये कभी पकेगा नहीं, क्योंकि वाटर का जो टेम्परेचर है कभी भी 100 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 atm है। तो इसका मतलब राजमा को पकाने के लिए हमें ऊपर से क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। अब क्लोज करने से क्या हुआ, अब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm नहीं है, अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 atm हो गया, ग्रेटर देन 1 atm होगा। इसका मतलब अब जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से ज्यादा हो सकता है, इट मे बी 150, 160, इट मे बी मोर देन दैट, क्योंकि अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाएगा, तो इट मे रीचेज अप टू 120 और मोर देन 120, अब राजमा इजिली पक जाता है। ठीक है, इसीलिए प्रेशर कुकर की जरूरत होती है। तो मुझे बताओ, अगर आपका घर, ठीक है ना, राइट, अगर मैं बोलता हूँ रोहन का घर सी लेवल पे है, कहाँ पे, सी लेवल पे है, ठीक है ना, राइट, और अंश का जो घर है, अंश का घर माउंटेन पे है, तो मुझे बताओ प्रेशर कुकर की ज्यादा जरूरत किसको है, ज्यादा जरूरत किसको है, ये है रोहन, ठीक है, और ये है अंश, तो ज्यादा जरूरत किसको है, अंश को की, अंश को की रोहन को, आंसर क्या है, अंश को जरूरत है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अंश को जरूरत है। ठीक है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर और भी कम होगा। ठीक है, सो दैट इज द यूज ऑफ प्रेशर कुकर, ये प्रेशर कुकर का यूज होता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, क्योंकि क्लास 12th में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, इतना सब कुछ डिटेल में आपके लिए नहीं है, बट बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है, यू कैन अटेम्प्ट इट और यू विल एबल टू सॉल्व इट आल्सो, राइट। ठीक है ना, वी कैन हैव अ लॉन्ग डिबेट या लॉन्ग डिस्कशन ऑन वेपर प्रेशर। ठीक है, बट आई एम लीविंग इट टू द नेक्स्ट क्लास फॉर द क्लास 12 बेटा। ठीक है ना, so now we are going to the third property, right, second property, that is surface tension। किस पे जा रहे हैं हम, surface tension पे, right। ठीक है, अब देखिए मुझे, हाँ अब मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, सरफेस टेंशन, ध्यान से समझिएगा सरफेस टेंशन, राइट। अगर आप मुझे आप बताओ, ठीक है ना, लेट्स सपोज क्या है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एनडीए के हैं, राइट, जो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी, यहाँ एनडीए, राइट। आर देयर एनी स्टूडेंट,
who are preparing for the NDA, right? Yes, right. अब मुझे बताओ, राइट, कौन कर रहा है, हु, राइट, नीरज, राइट। लेट्स सपोज नीरज है, ठीक है, लेट्स सपोज नीरज और प्रशांत है, क्या है, नीरज एंड प्रशांत है। अब ध्यान से सुनिए, नीरज और प्रशांत की दोनों की एनडीए में सिलेक्शन हो गया। ध्यान से सुनिएगा, नीरज और प्रशांत की दोनों के एनडीए में सिलेक्शन हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर एट एनडीए, 1 ईयर कंप्लीटेड इन आई में देहरादून हो गया। आई में देहरादून से पास आउट परेड हो गई, ठीक है, ठीक है। पास आउट परेड होने के बाद, ठीक है ना, नीरज की जो पोस्टिंग मिली, नीरज की पोस्टिंग मिली लद्दाख में। कहाँ मिली, लद्दाख में, ठीक है ना, एट द बॉर्डर। क्या मिली, बॉर्डर, ठीक है ना। और जो प्रशांत की पोस्टिंग मिली वो लेट्स सपोज अंबाला कैंट में मिली। कहाँ मिली, अंबाला कैंट में पोस्टिंग मिली, ठीक है ना, या किसी और कैंट में, जालंधर कैंट में, राइट, ठीक है। अब मुझे बताओ, ज्यादा टेंशन किसको होगी, नीरज को कि प्रशांत को? ज्यादा टेंशन किसको होगी, नीरज को। ज्यादा टेंशन किसको होगी, नीरज को, ठीक है। क्यों, क्यों नीरज को ज्यादा टेंशन होगी, वाई नीरज को ज्यादा टेंशन होगी, क्यों नीरज को ज्यादा टेंशन होगी, वाई बच्चों? क्योंकि कोई भी अगर हिल एरिया नहीं है, कभी भी अगर चाइना अटैक करेगा तो सबसे पहले जो सबसे पहले जो हमला जो बियर करेगा या जो गोली खाएगा वो कौन खाएगा? जो पहली बार जो फ्रंट में होगा वो कौन होगा, नीरज होगा। क्या होगा, नीरज होगा, ठीक है, राइट। यहाँ पे जो प्रशांत है वो तो चिल है, ठीक है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट नीरज क्या है, टेंशन में है, क्योंकि अगर कुछ भी क्लैश होता है, क्या है, अगर कुछ भी क्लैश होता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो हिट होगी बुलेट वो किसको लगेगी, बॉर्डर पे जो है उसको लगेगी। सो द बॉर्डर पर्सन इज इन टेंशन। उनमें क्या है, टेंशन है, क्योंकि अगर कुछ भी जो अटैक होगा वो सबसे पहले उनके ऊपर ही अटैक होने वाला है। अब देखिए क्या है, अब मुझे ये बताइए, लेट्स सपोज, ध्यान से देखिए, फिर से एनडीए का क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं मैं। लेट्स सपोज ये बॉर्डर एरिया है, ठीक है ना, दिस बॉर्डर एरिया इज ऑफ लेट्स सपोज 5 किलोमीटर। कितना है, 5 किलोमीटर। आप मुझे बताओ, इस बॉर्डर एरिया जो है 5 किलोमीटर में कितने आर्मी लोग पेट्रोलिंग करते हैं, अप्रोक्सीमेटली कितने आर्मी लोग पेट्रोलिंग करते होंगे, राइट, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से इट, राइट। लेट्स सपोज 500, 5000 नहीं बेटा, ये तो बहुत ज्यादा होता है, राइट। 5 किलोमीटर है, मे बी 100, राइट, 100,000 भी बहुत ज्यादा है, 100 लगभग 100 लोग कह रहा हूँ, ठीक है, राइट। लेट्स सपोज 100 क्या है, लेट्स सपोज 700 अप्रोक्सीमेटली, एज एज्यूमेट 700 सोल्जर्स आर देयर, क्या है, जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये तो बॉर्डर का एरिया हो गया, ये बॉर्डर एरिया। अब क्या है, ये जो अंबाला है ये 5 किलोमीटर का एरिया है, राइट। ये जो कैंट है, कोई भी कैंट है, देहरादून कैंट हो गया, आर्मी कैंट है, कोई भी है, कोई भी आर्मी कैंट है। मुझे बताओ, इस 5 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने सोल्जर रहते होंगे? बहुत ज्यादा, नॉट 10। आपको क्या लगता है, एक कैंट में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, ग्रेटर देन मे बी 2000, 1000, 5000, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, राइट। अब मुझे बताओ, राइट, ठीक है, तो कैंट में ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पे कम लोग रहते हैं, राइट। तो मुझे बताओ, ज्यादा स्ट्रेच में, ठीक है ना, ज्यादा जो स्ट्रेच में, ठीक है ना, ज्यादा स्ट्रेच जो, अगर ज्यादा स्ट्रेच में कौन से सोल्जर रहेंगे, स्ट्रेच में मतलब पूरे मतलब ज्यादा अपने आप को ज्यादा स्ट्रेच कर लेंगे, ये ऐसे सोचेंगे कि ज्यादा एरिया में कवर कर लूं, ठीक है ना, तो वो कौन से सोल्जर होंगे, बॉर्डर पे कि कैंट में? बॉर्डर पे। क्या होंगे, बॉर्डर पे। तो इसका मतलब क्या है, बॉर्डर पे क्या होंगे, सारे के सारे सोल्जर क्या करते हैं, थोड़े स्ट्रेच में रहते हैं, कि दे वांट टू कवर द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया को क्या करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, ठीक है ना, राइट। तो इसका मतलब जो बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या होते हैं, कम होते हैं एज कंपेयर टू क्या, कैंट में, क्या, कैंट में। तो अब हम इसको बोल रहे हैं बल्क, हम क्या कहेंगे, कैंट को क्या बोल रहे हैं, बल्क, और इसको बोल रहे हैं सरफेस, इसको क्या कह रहे हैं, सरफेस। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये देखिए, अब इसी को हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। दो तरीके के मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, एक सरफेस मॉलिक्यूल है और एक बल्क मॉलिक्यूल है। अब जो बल्क मॉलिक्यूल, उसके किनारे किनारे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, चारों तरफ मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं, जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे होंगे। मतलब ये वाला मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहा होगा तो उधर वाला मॉलिक्यूल इसको उधर खींच रहा होगा, ये वाला इधर तो ये वाला इधर, एंड सो ऑन।
तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, इस वाले मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा इस पे, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा, करेक्ट राइट। क्या नेट फोर्स है सरफेस मॉलिक्यूल पे भी जीरो होगा, क्या नेट फोर्स सरफेस मॉलिक्यूल पे भी जीरो होगा, नहीं, नहीं, क्योंकि सिर्फ उस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, उसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल और नहीं है। तो टेंशन में कौन है मुझे बताओ, सरफेस वाला कि बल्क वाला, टेंशन में कौन है, या कौन अनस्टेबल है, अगर मैं ऐसे कहूं अनस्टेबल कौन है, टेंशन का मतलब अनस्टेबल, सरफेस वाला क्या है, अनस्टेबल, ठीक है। सो यहाँ पे वही है, देखिए द लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया, लिक्विड हमेशा चाहता है कि अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर सके, राइट, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। अब देखिए यहाँ सरफेस मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस डाउनवर्ड फोर्स, किधर फोर्स कर रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, दे हैव मोर एनर्जी, इन पे ज्यादा एनर्जी है देन बल्क मॉलिक्यूल, देयरफॉर लिक्विड टेंड्स टू मूव मिनिमम ऑन द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, जैसे मैंने बताया था बॉर्डर पे क्या होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, एज कंपेयर टू कहां पे, बल्क में, वो अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं। अब स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होता है, कुछ टेंशन डेवलप हो जाती है, फोर्स डेवलप हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड दैट कॉज्ड बाय द, ये जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज, ठीक है ना, अगर आप क्या करना है, ठीक है ना, सो इफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज बाय पुलिंग द मॉलिक्यूल फ्रॉम द बल्क, मतलब क्या है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को नीचे खींचना चाहूंगा तो राइट, तो मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, यस या नो बच्चों, अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स को क्या करूं, नीचे खींचना चाहता हूं, तो आई हैव टू अप्लाई सम एनर्जी, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू सम अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, so if the surface of liquid is increased by pulling the molecule from the bulk, ठीक है, pulling the molecule from the bulk, attractive force is needed to overcome it, ठीक है ना, करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है, क्लियर है बेटा, ठीक है, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे शायद उल्टा बोल दिया, देखिए क्या है, अब देखिए ऐसे ऐसे हम कहें, इस मॉलिक्यूल को अगर मुझे बाहर निकालना है, अगर मैं ऐसे कहूं इस मॉलिक्यूल को मुझे, ठीक है ना, ठीक है ना, या अगर ऐसे कहें इस मॉलिक्यूल को मुझे सरफेस पे भेजना है, राइट, इस मॉलिक्यूल को मुझे सरफेस पे भेजना है, तो आई रिक्वायर सम एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मुझको उसको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सो इफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज बाय पुलिंग द मॉलिक्यूल फ्रॉम द बल्क, द अट्रैक्टिव फोर्स इज नीडेड टू ओवरकम, ठीक है। अब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है ना, अब यही चीज है, क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 यूनिट, उसको क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस, ठीक है ना, एरिया बाय 1 यूनिट, उसको क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल्स पर मीटर स्क्वायर, क्या होती है, जूल्स पर मीटर स्क्वायर होता है, क्लियर है, राइट। सो यहाँ पे अब हम सरफेस टेंशन पे आ रहे हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन, ठीक है ना, गामा से शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, गामा से, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, मतलब ये सरफेस ऑफ लिक्विड है, ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना, पर, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर होगी, क्योंकि क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट, ठीक है। द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट्स दैट द लिक्विड विल बी व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ठीक है, जो लिक्विड जो होगा वो एक्चुअल में अगर कोई फोर्स ना लग रहा हो तो कौन सी, कैसा कैसा शेप वो अटेन करता है, मैं फिर से पूछ रहा हूं कि लिक्विड मॉलिक्यूल कैसा सरफेस अटेन करता है जब कोई भी और फोर्स उस पर नहीं एप्लीकेबल हो रहा होता है, तब, एनीवन ऑफ द कंटेनर, नहीं, स्फेरिकल, क्या होता है, स्फेरिकल, स्फीयर, ठीक है ना।
राइट। रेन ड्रॉप आपने देखा है, जब रेन ड्रॉप जब ऊपर रहती है तो परफेक्ट क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। द स्फेरिकल होने की वजह से क्यों होता है, वाई द मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल, एनीवन, वाई, वाई स्फेरिकल बच्चे, एनीवन? नहीं, ग्रेविटी में फिर से ग्रेविटी की तो बात नहीं, ग्रेविटी की वजह से नहीं होता प्लीज। हाँ, एक्सीलेंट रोहन, रोहन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि जब वो क्या होता है, जब वो स्फेरिकल होता है, हाँ एक्सीलेंट केस ऑफ, मिनिमम सरफेस एरिया होता है उसका, क्या होता है, मिनिमम सरफेस एरिया होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरी लिक्विड मॉलिक्यूल्स ट्राई टू अटेन अ लिक्विड सरफेस एरिया, ठीक है ना, और वो होता है किस शेप में, स्फेरिकल शेप में, एंड दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, सरफेस टेंशन। मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होते हैं वो क्या होते हैं, कम नंबर में होते हैं, तो ये तभी होगा जब क्या शेप होगा, स्फेरिकल शेप होगा। तो द स्फेरिकल शेप ऑफ एनी लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी नोन एज सरफेस टेंशन। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है ना, ऑफ द लिक्विड will be when surface area is minimum। क्या होगा जब surface area minimum होगा, the spherical shape satisfies this condition, that is why mercury drops are spherical। जब मरकरी टूटता है, आपने देखा होगा, वो हमेशा spherical shape में रहता है, किस shape में रहता है, spherical shape में। तो जिस भी मॉलिक्यूल, जिस भी लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिस भी लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, उसी का जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है ना, वो स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। मैं को दूसरी प्रॉपर्टी दैट इज कैपिलरी एक्शन, क्या होता है वो, कैपिलरी एक्शन है, वी विल डिस्कस इट इफ यू वांट, कैपिलरी एक्शन, राइट, ठीक है। सो द लिक्विड टेंड्स टू राइज और फॉल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, द लिक्विड टेंड्स टू राइज और फॉल इन अ कैपिलरी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है ना। कैपिलरी क्या होता है, स्मॉल ट्यूब होती है, जैसे ये कोई लिक्विड है, इसमें मैंने बहुत ही स्मॉल बारीक सी कोई ग्लास ट्यूब डाल दी, दिस ग्लास ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी। तो अगर आप ग्लास ट्यूब इसमें इंसर्ट कर दोगे तो मुझे बताओ लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा कि राइज अपवर्ड करेगा कि नीचे जाएगा। अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, वाटर, तो वाटर क्या करता है, राइज करता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू, इसी को क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन, क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं। वी विल डिस्कस इट टुमारो, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो लिक्विड क्या करता है, ऊपर जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू आल्सो सरफेस टेंशन, क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है। द फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने ही बताया था, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, अगर आप बच्चों टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, रैंडमनेस बढ़ जाती है, तो सरफेस टेंशन क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है, राइट। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जा चुका है। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट तो ध्यान रखिएगा। बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट, क्या है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस क्या, हेट, ठीक है ना, रिपेल, ठीक है। तो क्या है, वाटर रिपेलिंग, अगर हम वाटर एज एन सॉल्वेंट लेते हैं तो हाइड्रोफोबिक सॉल्ट अगर आप डालते हो तो सरफेस टेंशन क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है, हाँ हेट, राइट, ठीक है। लाइक सोप और डिटर्जेंट, क्या है, सोप और डिटर्जेंट। बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट, क्या है, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लिविंग, ठीक है ना। सरफेस टेंशन क्या होती है, इन शेप, राइट। जब मरकरी अगर थर्मामीटर आपने तोड़ के देखा होगा तो जब वो स्पिल होता है तो वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, राइट, ठीक है। अब मैं आपसे ऐसे पूछना चाहता हूँ, लेट सपोज इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास, मैं आपसे पूछता हूँ, मैथ्स का क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम है, अगर आपके पास इक्वल वॉल्यूम है तो किस फिगर का मिनिमम सरफेस एरिया होता है, एनीवन, फॉर अ इक्वल वॉल्यूम विच सरफेस has minimum, which figure has minimum surface area, that is sphere, क्या होता है, sphere, right। अब आप देखिए, ठीक है, sphere का minimum surface area हो गया। अब आप देखिए यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं मैं, हमने क्या बोला था, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो उनमें ज्यादा एनर्जी होती है, अनस्टेबल होते हैं तो एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। जो मल्क मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वली बैलेंस्ड होते हैं चारों तरफ से, तो एनर्जी मिनिमम होती है। तो आप मुझे बताओ
जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल क्या चाहेगा, मिनिमम एनर्जी में रहना चाहेगा कि मैक्सिमम में ही रहना चाहेगा, किधर जाना चाहेगा वो, कि यहीं रहना चाहेगा कि मिनिमम एनर्जी में जाना चाहेगा, वो भी मिनिमम एनर्जी में चाहेगा, ठीक है ना, राइट। इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम एनर्जी, मैंने क्या बताया था कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं थोड़े स्ट्रेच रहते हैं, थोड़े स्ट्रेच रहते हैं। इसका मतलब ये जो स्ट्रेचिंग होगी ये कैसे कम हो सकती है, ये जो स्ट्रेचिंग है वो कैसे कम हो सकती है, जिससे कि क्या हो, वो थोड़े नजदीक नजदीक आ सके और क्या हो सके, उनके बीच में टेंशन कम हो सके। तो वो क्या हो जाएगा, उनकी सरफेस क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर हम सरफेस कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, सरफेस अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच का जो बीच का जो डिस्टेंस था वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि हमेशा जो लिक्विड होता है वो मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करना चाहता है, सो दैट क्या हो कि उनकी जो टेंशन है, जो मैक्सिमम एनर्जी थी वो मिनिमम एनर्जी में लेवल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। और यही जो फोर्स का इम्बैलेंस है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे क्या है, ये वाला अनस्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, राइट। तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स है, यहाँ पे लेस फोर्स है। तो इसी फोर्स के इम्बैलेंस की वजह से जो टेंशन डेवलप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये जो नीचे वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा, वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो उस वजह से कुछ टेंशन डेवलप होगी या फोर्स का इम्बैलेंस होगा, जिसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। और ये मिनिमाइज तब होगा जब सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। और सरफेस एरिया मिनिमम किसका होता है, स्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा था, द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ अ लिक्विड इन विच द स्फीयर इज surface area is minimum, that is spherical. Shape satisfy this condition, that is why the mercury drop is spherical, right. So I hope you got the answer, बेटा आपको भी समझ में आया होगा, right. ठीक है। नाउ स्टूडेंट अब हम एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। क्या डिस्कस कर रहे हैं, विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होता है स्टूडेंट, लेट्स सपोज क्या है, आपके पास दो बॉटल हैं, ग्लास की बॉटल है, एक लेट्स सपोज हनी की बॉटल है, ठीक है, एक हनी की बॉटल है, ठीक है ना, और एक क्या है, वाटर की बॉटल है, ग्लास बॉटल है दोनों। और ये आपके हाथ से स्पिल हो जाती है, गिर जाती है, आपके हाथ से फिसल जाती है और जमीन पे गिर जाती है, राइट। तो मुझे बताओ, अगर जो जमीन पे ज्यादा गिरेगा तो जल्दी फ्लो कौन करेगा, हनी की वाटर, विच विल फ्लो, हनी की वाटर जल्दी फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है, राइट, ये जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है ऑफ एनी लिक्विड इज मेजर्ड विथ अ प्रॉपर्टी नोन एज विस्कोसिटी। कैसे, क्या बोलते हैं उसको, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी स्टूडेंट जो मेजर करता है रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो, ठीक है ना, राइट, रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच मेजर्स द रेजिस्टेंस टू फ्लो इज नोन एज विस्कोसिटी, ठीक है ना, राइट। तो क्या होता है, जनरली क्या होता है, अब ये फ्रिक्शन जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है, इट इज अराइजेस ड्यू टू द फ्रिक्शन। क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो लेयर वाइज क्या करता है, जो लिक्विड होता है वो लेयर वाइज क्या करता है, फ्लो करता है, एक लेयर उसके ऊपर, दूसरी लेयर उसके ऊपर, तीसरी लेयर। तो ये जो दो लेयर्स होती हैं, जो और भी लेयर्स होती हैं, इनके बीच में क्या होता है, कुछ फ्रिक्शन होता है, उसी वजह से रेजिस्टेंस टू फ्लो डेवलप होता है। तो जितना ज्यादा क्या होगा, ठीक है, फ्रिक्शन होगा इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी होगी, ठीक है। So it arises due to the internal friction between the layers of liquid as they slips past one over the other while flowing, while liquid flows, ठीक है, राइट। फिर क्या है, राइट, अब क्या है, अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी, जो तीनों प्रॉपर्टी स्टूडेंट, चाहे वो वेपर प्रेशर हो, चाहे सरफेस टेंशन हो, चाहे विस्कोसिटी हो, ऑल थ्री जो होती हैं वो डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, इंटरनल फ्रिक्शन होगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस टू फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगी, विस्कोसिटी, ठीक है। सो द स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्स between the molecule hold them together, right, and resist the movement of the layer past one another। तो stronger द क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस टू फ्लो होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, विस्कोसिटी होगी। क्लियर है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, एज द इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीजेस इन द लिक्विड, विस्कोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करती है, ठीक है,
राइट। अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स सपोज स्टूडेंट क्या है, ये कोई एक लेयर है, राइट, ठीक है, लिक्विड की लेयर है और इसके ऊपर एक लेयर है और इसके एक नीचे लेयर है, राइट, ठीक है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी अगर u है, राइट, मतलब हम इधर तक जा रहे हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये लिक्विड है पूरा का पूरा, ठीक है ना, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो इस लेयर की वेलोसिटी अगर u कह रहे हैं, राइट, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा, जो इससे जो बल्क में नहीं होगा, जो इससे ऊपर वाली लेयर होगी वो थोड़ा ज्यादा मूव कर रही होगी, ठीक है ना, तो उसका जो वेलोसिटी होगा d प्लस क्या होगा, du होगा, और जो इससे जो नीचे वाली होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, d प्लस d माइनस क्या होगी, du होगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। सो ये क्या है, ये डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट लेयर्स हैं, राइट, सो डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड है, ठीक है, जिसकी एक की वेलोसिटी u है, एक की वेलोसिटी u प्लस du है, एक की वेलोसिटी u माइनस du है, ठीक है ना। इस टाइप ऑफ फ्लो जो ये लिक्विड का जो क्या होता है, एक लेयर जब दूसरे लेयर के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है या जो फ्लो करता है, ठीक है ना, उस, ठीक है ना, उस टाइप ऑफ फ्लो को बोलते हैं लेमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो, राइट। लिक्विड के दो तरीके के फ्लो होते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे जब आप हायर क्लास में जाएंगे, एक होता है लेमिनार फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। जब वाटर क्या करता है, बिल्कुल इजीली ऐसे ऐसे बिल्कुल आराम से फ्लो करता है, ठीक है ना, तो उस फ्लो को क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। आराम से फ्लो करने का मतलब एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या करती है, स्लाइड करती है, ठीक है, राइट। सो इसी को क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो फ्लो दिखा रखा हमने, कैसा दिखा रखा है, लेमिनार फ्लो दिखा रखा है। लेमिनार फ्लो में हम क्या कर सकते हैं, विस्कोसिटी को मेजर कर सकते हैं या कर पाते हैं, राइट। सो क्या है, द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच वन लेयर स्लाइड्स ओवर द अदर, सच फ्लो इज नोन एज लेमिनार फ्लो, ठीक है ना। या इसकी एक और डेफिनेशन है, द फ्लो, वो फ्लो जिसमें जो वेलोसिटी का जो ग्रेडेशन होगा वो प्रॉपर होता है, मतलब एक डिस्टेंस पे रहेगा तो du, अगले थोड़ी सेम डिस्टेंस पे रहेगा तो 2du, अगले सेम डिस्टेंस पे तो 3du, ऐसे रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो बोलते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है, द फ्लो इन विच देयर इज अ रेगुलर gradation of velocity in passing from one layer to another or one layer to next is called as laminar flow, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या करती, स्लाइड करती, उस फ्लो को क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो कहते हैं, ठीक है, राइट। अब क्या होगा, हम क्या कह रहे हैं, जो विस्कोसिटी अराइजेस ड्यू टू क्या, ग्रेडियंट का मतलब बेटा, ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, राइट, ठीक है, डिफरेंस को, जो स्मॉल डिफरेंस को क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्मॉल डिफरेंस को क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है ना। du जैसे डिफरेंशियल ऑफ u, मतलब u है और ये स्मॉल ग्रेडियंट है उसका, ठीक है ना, स्मॉल डिफरेंस, राइट। सो ये लेमिनार फ्लो है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है, जो विस्कोसिटी वो क्या, रेजिस्टेंस टू फ्लो है, और जो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो है वो अराइजेस ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। तो मुझे बताओ, एक ही अगर सरफेस एरिया इतना है और एक सरफेस एरिया दूसरी लेयर का और दूसरा है, राइट, तो किसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, बच्चों मुझे बताइए। जो फ्रिक्शन होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा या फिजिक्स में अभी नहीं पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रिक्शन के, इनवर्सली नहीं होगा यार बेटा, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है ना, राइट। एक चीज आप इसको ड्रैग कर रहे हो, आप इसको ड्रैग कर रहे हो एक, ठीक है ना, राइट, और एक चीज आप इसको ड्रैग कर रहे हो, किसको ड्रैग करने में ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा होगा, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा, उसका फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तो ठीक है, डायरेक्टली होगा, हाँ। सो वेलोसिटी जो ग्रेडियंट होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, du by dz, ठीक है ना, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, dz क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट, जैसे आप रेट बोलते हैं, रेट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, ऐसी जो ग्रेडियंट होता है वो चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट द ग्रेडियंट, राइट, द चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या, डिस्टेंस, ठीक है। सो द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज du by dz, ठीक है ना, राइट। इफ द वेलोसिटी ऑफ द लेयर इज एट, यही बोल रखा है मैंने, इफ द वेलोसिटी एट द ऑफ अ लेयर एट अ डिस्टेंस dz इज चेंज बाय du, जो हम बोल रहे हैं du by dz। ए क्या है, ए इज एरिया, ठीक है ना,
ठीक है ना, राइट। सो एफ क्या है, जो फोर्स क्या है, एफ इज फोर्स, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द लेयर, कुछ फोर्स की जरूरत पड़ेगी एरिया उसको क्या करने के लिए, फ्लो को मेंटेन करने के लिए। तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया, ए इज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाय डी जेड। तो जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए डी यू बाय डी जेड। तो अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ये नीटा यूज होता है, क्या बोलते हैं इसको, नीटा, तो दैट इज ए इंटू डी यू बाय डी जेड। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है ना। सो नीटा इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या कहें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम फोर्स कह सकते हैं, कब कह सकते हैं बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को फोर्स कह सकते हैं, कब कह सकते हैं हम, जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाए, 1 हो जाए, और ये भी क्या हो जाए, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कितना हो जाए, 1 हो जाए। सो द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है ना, रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिट एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट इज आल्सो यूनिटी, ठीक है, राइट। सो नीटा क्या है, इज एफ, द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 1 एंड ए इज आल्सो 1, तो नीटा क्या हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। सो एफ इज डिफाइंड एज फोर्स व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट is unity and area of contact is unit a, is area of contact is unit area, वो भी यूनिट है। क्या मुझे आप बच्चों ये बता सकते हो, ठीक है ना, राइट, नीटा मेजर द विस्कोसिटी, नीटा क्या मेजर करता है, विस्कोसिटी मेजर करता है, ठीक है, राइट। अरे जैसे लैम्डा होता है वैसे ही होता है बेटा, और क्या, रो होता है, लैम्डा होता है, गामा होता है, वैसे ही इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है, ग्रीक सिंबल है। अब क्या मुझे आप बता सकते हैं इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका क्या यूनिट होगा, एनीवन टेल मी द यूनिट, देखते हैं कौन बताता है यूनिट, ऐसा यूनिट बता दीजिए, एनीवन ऐसा यूनिट, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, ओके गुड गुड, पास्कल पर सेकंड, वेरी गुड। हाँ, सो आपने दोनों सही बताया। सो द यूनिट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल पर सेकंड, क्योंकि जो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है ना, राइट। तो आप उससे भी आप कर सकते हैं, राइट, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सीजीएस यूनिट बेटा, हाँ सीजीएस यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सीलेंट जिन्होंने बोला है, ठीक है ना, जो राइट। तो सीजीएस यूनिट इसकी क्या है, पॉइज है, क्या है, पॉइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विस्कोसिटी हमेशा पॉइज में मेजर करी जाती है, वो एक सीजीएस यूनिट होती है, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, हाँ ठीक है ना, राइट, क्लियर है। या केजी में करेंगे तो 1 ग्राम 10⁻⁻1 केजी पर मीटर पर सेकंड, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हाँ ठीक है ना। तो मुझे बताओ बच्चों, आपके पास ग्लास क्या होता है, एनीबॉडी बता सकता है, ग्लास इज अ सॉलिड और अ लिक्विड, ग्लास इज अ सॉलिड और अ लिक्विड, लिक्विड, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, राइट, ठीक है। कभी आपने राइट, ठीक है, तो ग्लास तो जो क्या होता है, लिक्विड होता है, तो ग्लास की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है कि बहुत कम होती है, बहुत ही हाई होगी, राइट। तो ग्लास इज एक्सट्रीमली हाईली विस्कस लिक्विड, तो राइट। और विस्कोसिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टेम्परेचर होती है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो फ्रिक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विस्कोसिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, एंड ग्लास इज एक्सट्रीमली विस्कस